ठीक है. After smelting, now we are starting with reduction processes. बराबर. This is our step number 4. बराबर. पहला स्टेप हमने क्या किया था? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग. सेकेंड इज कॉन्सेंट्रेशन. थर्ड, conversion of ore into their oxide form, and this is step number 4, conversion of metal oxide into metal. Conversion of metal oxide into metal. Let us understand why the process is called reduction. जैसे पिछला वाला प्रोसेस को मैंने ऑक्सीडेशन बोला था, तो मैंने रीजन क्या बोला था कि ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज मेटल कन्वर्ट हो रहा है इन ऑक्साइड फॉर्म. बराबर. तो उस केस में मेटल कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ. एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो अब इस प्रोसेस में क्या होगा? योर मेटल ऑक्साइड इज देयर. बराबर. मेटल ऑक्साइड. तो यहाँ पे मैं बोलूंगा ये मान लो सपोज मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है मेटल की फॉर्म में. बराबर. आई कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस ऑल्सो. सपोज मैं यहाँ से ऑक्सीजन अगर हटा दूं, ठीक है, और मैं उसको लिखूंगा कि हियर इन केस ऑफ मेटल ऑक्साइड दैट मेटल इज फाउंड इन प्लस एन ऑक्सीडेशन स्टेट. बराबर. अब वो उसके ऊपर चार्ज डिपेंड करता है कि वो मेटल मोनोवैलेंट है, डाइवैलेंट है, ट्राइवैलेंट है. बराबर. इज अ विच काइंड ऑफ मेटल. तो मैं बोलूंगा कि हियर m प्लस n गेट कन्वर्टेड इनटू m प्लस n गेट्स कन्वर्टेड इनटू m बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है तो डेफिनेटली मुझे मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा. योर मेटल आयन दिस m प्लस n, बराबर, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. And that gain of electron is called reduction. Loss of oxygen is called reduction. You got this? इसलिए प्रोसेस को नाम दिया है हम लोग ने रिडक्शन प्रोसेसेस. स्टूडेंट्स क्लियर हुआ मेरा बात? इसलिए प्रोसेस को क्या नाम दिया? रिडक्शन प्रोसेस. ठीक है. नाउ देयर आर मेनी वेज फॉर रिडक्शन. जैसे मैंने मेटल ऑक्साइड में ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ ओर्स इनटू ऑक्साइड मैंने बोला था कि there are two processes, calcination and roasting, but यहाँ पे there are many processes. तो वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. सबसे पहला और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर, जो ज्यादा पॉपुलर प्रोसेस है, नंबर 1, फर्स्ट प्रोसेस इज रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन. Reduction by using carbon. Here carbon basically I am going to use. और कार्बन में किस फॉर्म से ऑब्टेन करूंगा? दैट कार्बन इज ऑब्टेन फ्रॉम कोक. बराबर. कोक में एंथ्रासाइट एक ऐसा फॉर्म होता है कोक का, बराबर, विच कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन, यू कैन से. बराबर. मुझे एंथ्रासाइड ऐसे ही कोक यूज करना है, वुड वाला जो कोक है वो यूज नहीं करना है. लेट मी वेरी क्लियर. तो रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन. बराबर. और ये जिसकी हेल्प से मैं रिडक्शन करूंगा मैं उसे नाम दूंगा रिड्यूसिंग एजेंट. रिमेंबर दिस. जिसकी हेल्प से मैं रिडक्शन करूंगा मैं उसे क्या नाम दूंगा? रिड्यूसिंग एजेंट. तो योर कार्बन विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल. सपोज आई हैव जिंक ऑक्साइड. बराबर. दिस जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन. to produce zinc along with carbon monoxide. बराबर. Suppose I have FeO which reacts with carbon to give Fe plus CO. अब आप देखो क्लियरली, जो मेरे पास मेटल ऑक्साइड है, that metal oxide get converts into metal. Your metal oxide get converted into metal. मेटल ऑक्साइड को मैं मेटल में कन्वर्ट कर रहा हूं. And on the other hand that carbon gets converted into its oxide. मतलब मैं क्या बोलूंगा कि कार्बन खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है. यू गॉट दिस? कार्बन खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है. बराबर. मतलब कार्बन इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन.
element which itself undergoes oxidation are known as reducing agents. राव रास्ते से राव जा रहा था, याद है ना? तो reducing agents are those which itself undergoes oxidation. क्लियर हुआ मेरा बात? तो इसलिए मैं वहां पे बोल रहा हूं कि कार्बन इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट. I can give you more examples. Cassiterite. Do you remember cassiterite? Cassiterite. SnO2 plus carbon. SnO2 plus carbon. It will give you Sn plus CO. बराबर बैलेंस कर सकते हैं आप, ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैसेटराइट मैंने स्टार्ट से ही समझाया था. कैसेटराइट के लिए आई कैन यूज ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, आई कैन यूज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड. बराबर. फिर कैसेटराइट इज ऑलरेडी इन ऑक्साइड फॉर्म, तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग का जरूरत नहीं है. कैसेटराइट के लिए कार्बन इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ से मुझे टिन मिल जाएगा. एक्चुअली यहाँ से जो भी मेटल मिल रहे हैं ना मुझे, दोज आर बेसिकली क्रूड मेटल्स, यू कैन से दोज आर बेसिकली क्रूड मेटल्स. सपोज if I give example of lead oxide, so lead oxide reacts with carbon to produce lead along with carbon monoxide. These are the different oxides, metal oxides. These are the different ores in which carbon is used as a reducing agent. बराबर. But एक छोटा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे. प्रॉब्लम इज डिसएडवांटेज और यू कैन से लिमिटेशन. मैं कार्बन ऐसे नहीं कि सबके लिए यूज कर लूं. कुछ ऐसे मेटल्स है ना जिनको कार्बन से थोड़ा प्रॉब्लम है. आपको पता है उन मेटल्स के बारे में. जैसे मैं आपको बोलूं एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ कार्बन. स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ कार्बन. व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ कार्बन, it produces aluminium carbide. This compound is known as aluminium carbide. बराबर. तो वहां पे क्या होगा कि सपोज एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज देयर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम में. इट मीन एल्यूमिनियम ऑक्साइड गेट रिड्यूस टू एल्यूमिनियम, ठीक है. बट आफ्टर दैट एल्यूमिनियम स्टार्ट्स रिएक्टिंग विथ कार्बन टू गिव एल्यूमिनियम कार्बाइड. मतलब जो एल्यूमिनियम पहले ऑक्साइड की फॉर्म में था, आफ्टर रिएक्शन मुझे कार्बाइड की फॉर्म में मिलेगा. यू गॉट माई पॉइंट. मुझे क्या चाहिए था? एल्यूमिनियम, बराबर, एल्यूमिनियम मेटल, बराबर, मेटेलिक फॉर्म में. बट मुझे एल्यूमिनियम किस फॉर्म में मिल रहा है? एल्यूमिनियम कार्बाइड की फॉर्म में. मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ कार्बन टू गिव यू मैग्नीशियम कार्बाइड, बराबर. Mg2C3, मैग्नीशियम कार्बाइड, बराबर. एक्चुअली मैग्नीशियम में मैं ऐसे भी बोल सकता हूं. मैग्नीशियम में इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस, आई कैन राइट कि मैग्नीशियम में जो रिएक्शन होता है ना, दैट रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम. मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ कार्बन, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम प्लस कार्बन मोनोक्साइड. And this reaction is found in equilibrium state. मतलब मुझे पूरा मैग्नीशियम तो मैं एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं पाऊंगा. प्रॉब्लम समझ रहे हैं आपको? रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ रहा है. थर्ड, कैल्शियम रिएक्ट विथ कार्बन. कैल्शियम विथ कार्बन इमीडिएट गिव्स कैल्शियम कार्बाइड. अगेन कैल्शियम ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम में, बट दैट कैल्शियम फर्दर स्टार्ट रिएक्टिंग विथ कार्बन टू गिव इट्स कार्बाइड. तो दिस आर द सर्टन डिसएडवांटेजेस ऑफ कार्बन. बट अगर इनमें इन डिसएडवांटेजेस को साइड में रख दूं, बराबर, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि कार्बन जो है एक काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है. कार्बन इज अ काइंड ऑफ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. क्लियर हुआ मेरा बात? समझ में आया ये सारा पॉइंट जो भी मैंने यहाँ पे बोला? ठीक है. Second one is by using carbon monoxide. Students, second is by using carbon monoxide, because carbon monoxide के पास भी एफिनिटी है, बराबर, ऑक्सीजन को गेन करने का, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने का. तो इट ऑल्सो कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन.
इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, बराबर। तो बाय यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, मैं बोलूंगा ये भी सिमिलर वे में काम करता है जैसा कार्बन काम करता है। जैसे सपोज इफ आई हैव Fe2O3, ये इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है, बराबर। और जित भी मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं ना उनको ट्राई करेंगे मेमोराइज करने का। Fe2O3, this Fe2O3 reacts with carbon monoxide. This Fe2O3 ore is known as hematite, बराबर। हम लोग उसे बोलते हैं हेमाटाइट, बराबर। ऐसे याद करने के लिए Fe2O3 reacts with carbon monoxide to give you Fe3O4 along with liberation of carbon dioxide gas. This Fe3O4 further reacts with carbon monoxide molecule to give you FeO, and this FeO further reacts with carbon monoxide to give Fe, बराबर। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि 1 mole of Fe2O3 needs 3 mole of carbon monoxide, समझा, कंप्लीटली रिड्यूस होने के लिए, बराबर। उसका कंप्लीट रिडक्शन करने के लिए Fe2O3 का वी नीड 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, बराबर। तो दिस इज माय रिएक्शन नंबर 1, बराबर। मैं PbO भी यूज कर सकता हूँ स्टूडेंट्स। लेड ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड, बराबर, टू गिव लेड अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर। मतलब कार्बन भी मेरे पास है, मैं ऐसे नोट अगर लिखूं, बराबर, तो आई कैन यूज कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, I can use carbon monoxide also as a reducing agent, but मैं कार्बन डाइऑक्साइड भी कभी भी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं कर सकता। कार्बन डाइऑक्साइड मैं कभी भी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं कर सकता, बिकॉज इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कार्बन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, बराबर, जो ग्रुप 14 का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। यू गॉट दिस? ये उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव करना कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है, समझा मेरा बात? तो कार्बन वहां पे कार्बन विल सॉरी माय मिस्टेक, कार्बन डाइऑक्साइड विल नेवर एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस विच वन इज बेटर। देखो जब भी दो ऑप्शन आ जाता है ना अपने पास, तो अपन ये सोचने लगते हैं कि बेटर कौन सा होगा। एक ऑप्शन है तो कोई नहीं सोचता, बट दो हो गया ना, अभी तो कार्बन भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, बराबर, समझा। जैसी किसी चीज में अपने को ऑप्शन मिलने लगे तो अपने को पहले वाले में गलतियां नजर आने लगती हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, तो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, अब दो ऑप्शन है मेरे पास। विच वन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, विच वन एक्ट्स एज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, बराबर। तो इट डिपेंड्स ऑन मेनी कंडीशन, बराबर, इट डिपेंड्स ऑन मेनी कंडीशन। सबसे बड़ा कंडीशन होता है टेम्परेचर, बराबर, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है टेम्परेचर का, बराबर। टेम्परेचर का कंडीशन मतलब क्या, कि सपोज कार्बन एक रिएक्शन कर रहा है 1000 डिग्री सेल्सियस पे, कार्बन मोनोऑक्साइड उसको रिड्यूस कर सकता है 800 डिग्री सेल्सियस, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, बराबर। जो लो टेम्परेचर पे रिडक्शन करने का काम करेगा, जो लो टेम्परेचर पे रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, वही मेरे लिए बेटर रिड्यूसिंग होगा, समझा। तो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में, बराबर, डिसाइडिंग फैक्टर फॉर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट इज टेम्परेचर। यू गॉट माय पॉइंट? द वन हु एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एट लो टेम्परेचर। सपोज मेरे पास एक मेटल ऑक्साइड है, बराबर, जैसे मैंने बोला कार्बन मान लो उसको 1200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा रहा है, मतलब रिड्यूस करा रहा है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड उसे 1000 डिग्री सेल्सियस पे ही रिड्यूस कर सकता है, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, बराबर। मैं 1200 डिग्री सेल्सियस के लिए नहीं जाऊंगा, बिकॉज 1200 डिग्री सेल्सियस जनरेट करने के लिए लगने वाला जो फ्यूल होगा, उसका जो कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा ना, बराबर। तो एक्चुअली फैक्टर इज कॉस्ट, समझा मेरा बात? वो कॉस्ट डिसाइड कैसे होगी, इस टेम्परेचर से डिसाइड होगी, कि अगर आपको टेम्परेचर ज्यादा जनरेट करना पड़ेगा तो कॉस्ट ज्यादा लग रही है, अगर टेम्परेचर कम जनरेट करना पड़ रहा है मतलब कॉस्ट
कम लगेगा। क्लियर हुआ मेरा बात? आपको समझ में आई है जो भी मैंने बताया बाय यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थर्ड इज रिडक्शन बाय मेटल और रिडक्शन बाय यूजिंग मेटल। वी ऑल नो कि मेटल्स ऑल्सो एक्ट एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज मेटल के पास भी क्या टेंडेंसी है, मेटल हैव एफिनिटी, बराबर, टू लूज, मतलब दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दे इजीली लूज देयर इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं मेटल हूँ सपोज, बराबर, तो मैं मेटल से क्या बनना चाहता हूँ, मेटल आयन, पॉजिटिव आयन, मेटल का पॉजिटिव आयन, मतलब जीरो से प्लस बन रहा है। जीरो से प्लस का मतलब क्या हुआ, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मतलब ये इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन, एंड द वन हु अंडरगोज ऑक्सीडेशन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुआ बात? इसलिए तो हमने नाम रखा है ना मेटल का, मेटल राव, बाजीराव का भाई मेटल राव, मेटल राव, मेटल राव। मेटल एक्ट एज अ reducing agent and itself undergoes oxidation। क्लियर हुआ मेरा बात? ठीक है, तो मेटल ऑल्सो एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और मैं मेटल्स को यूज भी करता हूं फॉर मेटलर्जी प्रोसेस। ठीक है, तो इसका एक्चुअली प्रिंसिपल क्या है, मेटल को यूज करने का प्रिंसिपल क्या है? सिंपल सा प्रिंसिपल आपने पहले भी ऐसे सुना है कि रिडक्शन बाय मेटल के लिए हाई रिएक्टिव मेटल्स, high reactive, or you can say more reactive metal can displace, more reactive metal can displace less reactive metal, less reactive metal। आपको समझा मेरा बात कि जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को काफी इजीली डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस, बराबर, फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। चाहिए तो मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं फ्रॉम देयर एक्वेस सॉल्यूशन, बराबर, बट जाने दो, कुछ ऐसा खास रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रॉम देयर एक्वेस सॉल्यूशन। ठीक है, नहीं भी होगा एक्वेस सॉल्यूशन में, बाकी भी केसेस में हम लोग, अगर वो मेटल मोर रिएक्टिव है तो वो लेस रिएक्टिव मेटल को इजीली डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, फर्स्ट एग्जांपल, बाय यूजिंग एल्यूमिनियम मेटल। ठीक है, एल्यूमिनियम का रिएक्टिविटी भी काफी अच्छा है, बराबर, एल्यूमिनियम मेटल। तो सबसे पहला है बाय यूजिंग एल्यूमिनियम मेटल, Cr2O3, बराबर, क्रोमिक ऑक्साइड के नाम से फेमस है ये कंपाउंड। व्हेन इट रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम इट प्रोड्यूसेस, एल्यूमिनियम गेट्स कन्वर्टेड इनटू Al2O3 अलोंग विथ क्रोमियम, बराबर। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्रोमियम इन केस ऑफ Cr2O3 इज फाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, योर क्रोमियम इज फाउंड इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, एल्यूमिनियम इज फाउंड इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और एल्यूमिनियम खुद कन्वर्ट हो गया +3 में। मतलब एल्यूमिनियम 0 से कन्वर्ट हो रहा है +3 में, मतलब एल्यूमिनियम खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और दूसरी तरफ Cr+3 आयन को कन्वर्ट कर रहा है Cr में। समझा मेरा बात? अगर मेरे को कोई पूछे कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी क्यों है, रिएक्शन क्यों पॉसिबल है, तो मेरा आंसर क्या होगा, बिकॉज रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर एज कंपेयर टू क्रोमियम। बात समझ रहा है मेरा? क्लियर हो रहा है पॉइंट्स? ठीक है, सपोज Mn3O4 reacts with aluminium, it also produces Al2O3 along with Mn। ठीक है, यहाँ पे मुझे बैलेंसिंग से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, तो मैं रिएक्शंस बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बट आप नहीं, बोर्ड्स में तो जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दिस चैप्टर इज नॉट द 12th स्टैंडर्ड बोर्ड सिलेबस फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड, बराबर, तो इट इज ओनली फॉर एंट्रेंस। Mn3O4 reacts with aluminium to give Al2O3 plus Mn। जब आप अपना बोर्ड्स का GSB का टेक्स्ट बुक चेक करेंगे ना, तो उसमें आपको जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाला चैप्टर नहीं मिलेगा। Mn3O4 plus aluminium will give Al2O3 along with Mn। B2O3 बोरॉन ऑक्साइड
इट ऑल्सो रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम टू गिव Al2O3 प्लस बोरॉन, बराबर। तो मतलब एल्यूमिनियम ऑल्सो एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यू कैन से, बराबर। एंड दीज प्रोसेसेस इन विच एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट आर नोन एज एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। बात समझ रहे हैं आपको मेरा? एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, बराबर। इन सबको हम किस नाम से बुला रहे हैं? एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस के नाम से बुला रहे हैं, बराबर। क्लियर हुआ मेरा बात? ठीक है। और ये एल्यूमिनियम का एक और काफी बड़ा रोल है। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ Fe, बराबर। Fe के जो रॉड्स होते हैं ना, जैसे मान लो ये एक Fe रॉड है, दिस इज वन Fe रॉड, दिस इज अनदर वन Fe रॉड, बराबर। ये फी, ये भी फी, बराबर। अब ये फी और फी आपस में अगर मिलना चाहते हैं, बराबर, आपस में जुड़ना चाहते हैं, तो फी फी कैसे जोड़ेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मेरे पास सपोज एक कंटेनर है, बराबर, एंड दैट कंटेनर, आई मीन टू से कि फर्नेस है एक, बराबर, फर्नेस है, ये फर्नेस है मान लो, ठीक है। ये मान लो ऐसा फर्नेस है, बराबर। एंड दैट फर्नेस कंसिस्ट ऑफ Fe2O3 along with aluminium, Fe2O3 along with aluminium, where Fe2O3 and aluminium are used in the ratio of 3:1, बराबर। बट Fe2O3 एंड एल्यूमिनियम दोनों वहां पे पाउडर फॉर्म में, स्टूडेंट्स, कौन सी फॉर्म में? पाउडर फॉर्म में। तो अगर वो पाउडर फॉर्म में मिक्स हो रहे हैं ना, तो उनका कोई रिएक्शन नहीं होगा अंटिल वो क्या नहीं होता? मेल्ट नहीं होता। जब वो मेल्ट होगा तब उनके आपस में रिएक्शन स्टार्ट होगा। जैसे मान लो एक एल्यूमिनियम रॉड है, आप एक Fe रॉड के बाजू में लाके रख दो, बराबर, या आयरन ऑक्साइड के पाउडर के साथ आप उसको उसमें पुट करके रख दो, बराबर, उसमें पुट कर दो, तो ऐसा नहीं कि रिएक्शन चालू हो जाएगा, नहीं, पाउडर फॉर्म है ना, पाउडर फॉर्म में रिएक्शन नहीं होगा जब तक वो क्या नहीं हो जाएगा? मेल्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, बराबर। तो इसको मेल्ट करने के लिए वी आर एडिंग मैग्नीशियम वायर along with बेरियम पेरोक्साइड। ये जो मैग्नीशियम और बेरियम पेरोक्साइड है, जब इसका रिएक्शन होगा, when बेरियम पेरोक्साइड reacts with मैग्नीशियम, बराबर, it produces magnesium oxide along with barium oxide, and during this reaction large amount of heat is released, and therefore for this reaction the value of delta H is negative. ये Mg और Ba2 जब आपस में रिएक्ट करेगा ना, तो काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा, और वो हीट काम आएगा Fe2O3 और एल्यूमिनियम को मेल्ट करने के लिए, बराबर। और जैसे ही एल्यूमिनियम और Fe2O3 मेल्ट हो गया अंदर, Fe2O3 और एल्यूमिनियम जैसे अंदर मेल्ट हो गया, एल्यूमिनियम स्टार्ट्स रिएक्टिंग विद Fe, एज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन Fe, तुरंत वो एल्यूमिनियम Fe को रिप्लेस कर देगा, और यहां से मुझे Fe बाहर मिलेगा, बराबर। अब ये Fe जो बाहर आएगा, बराबर, ये जो Fe यहां से बाहर आ रहा है, बराबर, वो ये Fe रॉड के साथ मिक्स हो जाएगा, और ये जो पार्ट है इन दोनों का ज्वाइंट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बात? ऐसे होगा कुछ, समझ आ रहा है? ठीक है। अब ऐसे मत सोचना ये दोनों Fe हवा में कैसे सस्पेंडेड था, बराबर, सपोर्ट दिया रहेगा, नहीं तो आप सोचेंगे हवा में कैसे बराबर, तो ऐसा नहीं है, वो वहां पे सपोर्ट है दोनों Fe को आपस में ज्वाइन करने के लिए। आपको समझा ये बात कि Fe2O3 और एल्यूमिनियम का रिएक्शन होके Al2O3 और Fe मिल रहा है, बराबर, और यही Fe यूज होगा यहाँ पे वेल्डिंग पर्पस के लिए, ठीक है। सेकेंड, बाय यूजिंग magnesium metal. Magnesium is also a reactive metal, students. Magnesium is also a reactive metal, बराबर। तो जैसे अगर सपोज मेरे पास है TiCl4, बराबर, दिस कंपाउंड इज नोन एज टाइटेनियम क्लोराइड। अगर मैंने इसमें मैग्नीशियम ले लिया, इसके साथ मैग्नीशियम ले लिया,
so that magnesium start reacting with titanium chloride to produce MgCl2 along with titanium, as magnesium is more reactive than titanium. As magnesium is more reactive than titanium. ये रिएक्शन पॉसिबल इसलिए है क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी टाइटेनियम से जाता है, बराबर. SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, इट रिएक्ट विथ मैग्नीशियम, बराबर, टू गिव MgCl2 अलोंग विथ सिलिकॉन. तो ये जो मेथड्स हैं बेसिकली, ये जो मेथड है इसका नाम होता है क्रॉल्स मेथड, और इट इज ऑल्सो नोन एज, मैग्नीशियम का जो मेथड मैंने अभी बताया इज नोन एज क्रॉल्स प्रोसेस, बराबर. क्रॉल्स मेथड बोल दो या फिर क्रॉल्स प्रोसेस के नाम से इसे बुला लो. तो यहाँ पे अभी दो मेटल के बारे में बात की हमने, एक एल्यूमिनियम और दूसरा यो मैग्नीशियम. ओके, रिएक्शन विथ मेटल में रिएक्शन विथ एल्यूमिनियम और रिएक्शन विथ मैग्नीशियम के बाद नेक्स्ट इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बराबर. मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बेसिकली यहाँ पे मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि जो मेटल है वो ऑलरेडी एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में, मतलब ये इन जनरल मेथड्स में बोल रहा हूँ. एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम तो मैंने आपको वो भी मेटल डिस्प्लेसमेंट ही था, बट मैंने वो आपको स्पेसिफिक एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के नाम से पढ़ाया, बाय यूजिंग एल्यूमिनियम, बाय यूजिंग मैग्नीशियम. ये मैं इन जनरल मेटल्स लेके बोलूँगा, ठीक है. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए. फर्स्ट एग्जांपल, AgCN 2 टाइम्स, बराबर. AgCN 2 टाइम्स, बराबर, having a charge of -1, बराबर. ये मान लो एक कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, ये एक कॉम्प्लेक्स है. व्हेन इट रिएक्ट्स विद जिंक, बराबर, ये एक्वस है. ये जो भी यहाँ पे मैंने जितनी भी आपको पॉइंट्स बोले, बराबर, वो सब एक्वस फॉर्म में थे. मतलब अगर एक्वस नहीं है तो इट शुड बी इन मॉल्टन स्टेट. जैसे ये तो एक्वस है, बट थोड़ी देर पहले मैंने SiCl4 बोला था, मैंने Fe2O3 बोला था, Cr2O3 बोला था, B2O3 बोला था, मैंने Mn3O4 बोला था एल्यूमिनियम के केसेस में. तो मैंने बताया था कि अगर पाउडर फॉर्म होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, बराबर. तो इट शुड बी इन मॉल्टन स्टेट, ठीक है. जैसे यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है इज इन एक्वस फॉर्म. तो व्हेन इट रिएक्ट विद जिंक, बराबर, रिएक्टिविटी वाइज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, बराबर. सिल्वर वैसे भी हम लोग नोबल मेटल और सेमी नोबल मेटल में काउंट करते हैं, ठीक है. तो जिंक का जो रिएक्टिविटी है वो सिल्वर के कंपेयर में ज्यादा है. तो होगा क्या कि जिंक इट डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स कॉम्प्लेक्स. जिंक क्या करेगा, सिल्वर को उसकी कॉम्प्लेक्स से तुरंत हटा देगा, बराबर, और खुद कॉम्प्लेक्स बना लेगा ZnCN 4 टाइम्स, हैविंग अ चार्ज ऑफ -2 अलोंग विथ सिल्वर, बराबर. तो आपने इनडायरेक्टली क्या किया, आपने सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करा लिया. समझा आपको मेरा बात. सिल्वर को आपने रिमूव कर लिया एक्वस सॉल्यूशन से. जैसे मान लो और मेरे पास एक काफी फेमस एग्जांपल, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. मान लो आपने एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना लिया है, बराबर, विच इज ब्लू इन कलर, और उसमें आपने एक Fe स्ट्रिप डाल दिया, एक Fe का रॉड डाल दिया, बराबर, फॉर फ्यू डेज आई मीन टू से, मतलब काफी दिनों के बाद, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद, व्हाट यू विल ऑब्जर्व आफ्टर 3, 4, 5 months, व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि धीरे धीरे क्या हुआ है कि जो Fe है वो सॉल्यूशन में चला जाएगा, समझा. और सॉल्यूशन का जो कॉपर है वो रॉड के ऊपर आएगा. मतलब क्या हो रहा है कि व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद Fe, बराबर. और ये सब मुझे कैसे रियलाइज हुआ, बिकॉज दैट ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बिकम्स कलरलेस, यू कैन से, बराबर. उसका कलर ही चेंज हो गया एकदम, ब्लू कलर रहा ही नहीं वो. समझा मेरा बात. तो अगेन मैं ऐसे ही बोलूंगा कि हियर रिएक्टिविटी ऑफ Fe इज मोर देन कॉपर. तो Fe इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. Fe इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. और यहां पे ये बना देगा FeSO4
अलॉन्ग विथ कॉपर, तो यहाँ पे कॉपर मिल गया मुझे। आ रहा है समझ में? क्लियर? आपको फायदा समझ रहा है? इस प्रोसेस का बेनिफिट क्या हो रहा है कि ये प्रोसेस से मुझे मेटल एटम्स, मतलब जो मेटल है मुझे वो अपने एक्चुअल मेटालिक फॉर्म में मिल रहा है। अभी तक मेरे पास जो मेटल होता था वो किसी न किसी से एसोसिएटेड होता था विथ ऑक्साइड, सल्फाइड, कुछ ना कुछ होता था, बराबर। बट अभी जो मुझे मेटल मिल रहा है, बराबर, वो अपनी मेटालिक फॉर्म में मिल रहा है। क्लियर हो रहा है मेरा बात? ठीक है, समझा? नाउ प्रॉब्लम इज, नाउ वी हैव 3 ऑप्शंस। अब मेरे पास कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव मेटल्स ऑल्सो, बराबर। जैसे मैंने पहले बताया था कि कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो हम लोग डिसाइड करते हैं टेम्परेचर से। अब इन सब के बीच में कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो डिसाइड होगा टेम्परेचर और कॉस्ट। टेम्परेचर और कॉस्ट दोनों बातें रहेंगी। टेम्परेचर एक्चुअली रिलेट ही होता है कॉस्ट से। कहीं पे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़े मतलब फ्यूल ज्यादा देना पड़ रहा है, बराबर। तो थ्योरेटिकली तो मैं कुछ भी बोल दूं, बट प्रैक्टिकली इंडस्ट्रियली वो क्या देखेंगे कि आप अगर मेटल यूज कर रहे हो, बराबर, तो जो भी मेटल में यूज कर रहा हो एक्सट्रैक्ट कराने के लिए उसकी कॉस्ट कम हो, बराबर। अब जैसे यहां पे सिल्वर के लिए मैंने जिंक यूज किया, बराबर। ऐसे देखा जाए तो सिल्वर की कॉस्ट ज्यादा है, जिंक की कम है, तो ये रिएक्शन फेवरेबल है कॉस्ट वाइज भी और थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली भी। समझ रहा है मेरा बात? लेकिन मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा कि मैं सिल्वर को एक्सट्रैक्ट कराने के लिए यहाँ पे गोल्ड यूज करने लगूं कि चलो मैं गोल्ड डिपॉजिट कर रहा हूं, बराबर, आप मुझे सिल्वर दे दो। कभी नहीं होगा ना, बिकॉज गोल्ड की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू सिल्वर। क्लियर ना? आपके पास गोल्ड है, बराबर, मेरे पास सिल्वर पड़ा हुआ है, मैं आपको बोलूँ ये सेम अमाउंट, सेम केजी, आप 5 केजी गोल्ड ले लो, बराबर, 5 केजी सिल्वर दे दो। बोलो पॉसिबल है? नहीं है ना कभी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि कौन सा मेथड यूज होगा। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब देखा जाएगा कि कितने पे रिएक्शन हो रहा है, कितने टेम्परेचर पे, जो भी मेटल मैं यूज कर रहा हूँ, बराबर, और सामने से जो मेटल मुझे मिलने वाला है तो वो इकोनॉमिकली होना चाहिए। इकोनॉमिकली मतलब प्रॉफिटेबल होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए उसमें मुझे। यू गॉट दिस? समझ में आ रहा है मेरा बात? क्लियर हो रहे हैं मेरे पॉइंट्स? ठीक है, दिस इज बेसिकली यू कैन से दिस इज हाइड्रोमेटलर्जी। दिस इज हाइड्रोमेटलर्जी, बराबर। याद है आपको मैंने हाइड्रोमेटलर्जी बोला था? हाँ, तो ये बेसिकली यू कैन से कि ये हाइड्रोमेटलर्जी का प्रोसेस है जहां पे मैं मेटल को डिस्प्लेस कर रहा हूं, बराबर, फ्रॉम देयर एक्वेस सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, सबसे फर्स्ट बाय यूजिंग कार्बन, सेकेंड बाय यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड बाय यूजिंग मेटल। मेटल में देयर आर 3 पार्ट्स, 2 स्पेसिफिकली बोले मैंने, पहला एल्यूमिनियम के साथ, दूसरा मैग्नीशियम के साथ, तीसरा मैंने इन जनरल बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। तो आपके पास 3 ऑप्शन हो गए अभी, समझा आपको मेरा बात? 3 ऑप्शन हो गए, लेकिन ऑप्शन यूज कैसे करना है उसकी कंडीशन है कॉस्ट, टेम्परेचर, बराबर। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेटल से रिडक्शन कराऊं, बराबर, तो मुझे प्रॉफिट जो मिलेगा, बराबर, सारा मतलब जो मैंने इन्वेस्ट किया है और जो मुझे मेटल मिलने के बाद मेटल को सेल करके जो मुझे प्रॉफिट मतलब पैसा आने वाला है, अगर मैं प्रॉफिट चेक करूं तो वो मान लो 1 लाख रुपए का है। बट अगर मैं सेम चीज कार्बन से करा दूं तो मुझे 1.5 लाख का प्रॉफिट होगा। तो इंडस्ट्रियली इकोनॉमिकली मैं डेफिनेटली 1.5 के लिए ही जाऊंगा अगर मैं थोड़ा भी समझदार हूं तो। सिंपल सी बात है यार, समझ रहे पॉइंट? नेक्स्ट अगला जो प्रोसेस है दैट इज नंबर 4 इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, बराबर। ऐसे मतलब यू कैन से कि इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड फॉर रिडक्शन पर्पस, बराबर। जहां पे मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूं रिडक्शन पर्पस के लिए,
क्लियर हो रहा है बात मेरा? ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड रिडक्शन पर्पस के लिए जब मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूं तो मैं वो कैसे दिखूंगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, बराबर। एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन उसका जो जहां पे मॉल्टन स्टेट का बात होता है, बराबर, और दूसरा जिसमें एक्वेस सॉल्यूशन का बात होता है, बराबर। यू कैन से हियर ओर इज फाउंड इन मॉल्टन स्टेट एंड हियर दैट ओर इज मिक्स्ड विथ वाटर। जो आपके पास ओर है वो यहाँ पे मॉल्टन स्टेट में मिला है और यहाँ पे ओर एक्वेस सॉल्यूशन में होगा। तो मॉल्टन स्टेट कब यूज करना है, एक्वेस सॉल्यूशन कब यूज करना है, ये मेरे माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। तो लिसन, मॉल्टन स्टेट कब यूज करना है, बराबर, कब मुझे ओर को मॉल्टन फॉर्म में ही रखना है, व्हेन SRP, सर ये कौन नवीन, ये नवीन SRP जो है इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बराबर। इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है और अगर आपका जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर चालू होगा तो इसके बारे में आप काफी ज्यादा पढ़ेंगे, बराबर। SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बराबर। SRP ऑफ मेटल, बराबर, मॉल्टन स्टेट में तभी यूज करना है व्हेन SRP ऑफ मेटल इज लेस देन SRP ऑफ वाटर, बराबर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं आपको बाद में भी ये काफी डिटेल में समझाऊंगा। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि मेरे पास जो भी मेटल आयन है, बराबर, मेरे पास जो भी मेटल आयन है उसका जो SRP है, बराबर, वो वाटर के कंपेयर में कम है स्टूडेंट्स। यू गॉट माई पॉइंट? सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो सिंपल सी बात में समझो, जिसका SRP ज्यादा होगा उसका रिडक्शन पहले होगा, बस ये समझ लो मेरी बात। जिसका SRP ज्यादा होगा उसका रिडक्शन पहले होगा, ठीक है। दिस इज मेटल A, बराबर, और ये वाटर। मैंने बोला वाटर का SRP ज्यादा है तो रिडक्शन में वाटर चला गया ना, मेटल तो रिड्यूस हो ही नहीं पाया। प्रॉब्लम समझा? इसलिए ऐसे टाइप की मेटल में कभी भी वाटर नहीं रखना है मुझे, उनको किस फॉर्म में रखना है, मॉल्टन स्टेट। स्टूडेंट समझा आपको मेरा बात? उनको किस फॉर्म में रखना है, मॉल्टन स्टेट। एक्वेस सॉल्यूशन कब चलेगा मुझे, व्हेन SRP ऑफ मेटल इज मोर देन SRP ऑफ वाटर, बराबर। मतलब ये आपका मेटल आयन का SRP वैल्यू, ये वाटर का SRP वैल्यू, तो रिलेशन का क्या बोलना है कि मेटल आयन का SRP वैल्यू ज्यादा है। जिसका SRP वैल्यू ज्यादा होगा उसका रिडक्शन पहले होगा। यू गॉट माई पॉइंट? क्लियर हो रहा है मेरा बात? तो हियर आई विल गिव यू सम एग्जांपल। तो हियर आई एम स्टार्टिंग विथ फर्स्ट वन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन मॉल्टन स्टेट, बराबर। मॉल्टन स्टेट में मैं कैसे यूज कर रहा हूं, एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे आई एम यूजिंग NaCl, यहां पे ना मैं आपको दोनों चीजें समझा दूंगा, ये सारे पॉइंट्स के डिफरेंसेस क्लियर कर दूंगा एकदम। हियर आई एम यूजिंग मॉल्टन NaCl। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा मॉल्टन NaCl में, बराबर, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो NaCl का बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा। आयोनिक बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ब्रेक करने के लिए, बराबर। तो NaCl कन्वर्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ Na+ एंड Cl-, बराबर। दिस इज कैटायन, दिस इज अनायन, यू गॉट दिस। ये हो गया कैटायन, ये हो गया अनायन, क्लियर। कैटायन जाएगा टुवर्ड्स कैथोड, कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, अनायन मूव टुवर्ड्स एनोड, याद है ये चीजें, बराबर। एट कैथोड तो Na+ मूव टुवर्ड्स कैथोड, गेन इलेक्ट्रॉन, आई रिपीट, Na+ मूव टुवर्ड्स कैथोड, गेन इलेक्ट्रॉन, और कन्वर्ट होगा सोडियम में। ये आपको सोडियम मिल जाएगा सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। एनोड की तरफ क्या होगा, Cl- है, Cl- बिकम Cl बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ऐसे मान लो 2 Cl- है, बराबर, 2 Cl बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और ये 2 Cl आपस में कंबाइन होके बना देगा क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ मेरा बात? सेम फॉर
सिमिलर एग्जांपल्स आप बोल सकते हो MgCl2, AlCl3। सही है, डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे अभी कि MgCl2 में क्या क्या रहेगा, Mg+2 आयन एंड Cl- आयन। AlCl3 में क्या होगा, Al+3 आयन एंड Cl- आयन। ये जो Mg+2 है ये कन्वर्ट किस में होगा, Mg। Cl- कन्वर्ट होगा किस में, Cl2। Al+3 कन्वर्ट होगा किस में, एल्यूमिनियम। Cl- किस में कन्वर्ट होगा, Cl2। यू गॉट दिस। तो ये सब मॉल्टन फॉर्म वाले एग्जांपल है, बिकॉज सोडियम आयन, बराबर, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, इनका जो SRP वैल्यू है, आई रिपीट, इनका जो SRP वैल्यू है वो वाटर के कंपेयर में कम है। अगर मैं इसका एक्वेस सॉल्यूशन ले लेता हूं, सपोज मैं अगर एक्वेस NaCl ले लूं, स्टूडेंट अगर मान लो मैं एक्वेस NaCl ले लेता हूं, ठीक है, ये पार्ट में इरेज कर रहा हूं, मैं यहां पे एक्वेस के बारे में लिख रहा हूं। सपोज अगर मैंने NaCl को मिक्स कर लिया वाटर के साथ और मैंने बना लिया एक्वेस NaCl, ठीक है, तो प्रॉब्लम देखना क्या हो जाएगा। अगर मैं एक्वेस NaCl ले लेता हूं, बराबर, दिस इज अ नोट पार्ट ओनली, बराबर, तो एक्वेस NaCl में प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, एक्वेस NaCl में वहां पे वाटर भी प्रेजेंट है, बराबर, और NaCl है। NaCl कौन सी फॉर्म में, Na+ एंड Cl-, बराबर, वाटर भी रिड्यूस हो सकता है, Na+ भी रिड्यूस होना चाहता है। तो इफ यू कंपेयर SRP, बराबर, तो SRP ऑफ वाटर इज मोर देन Na+, बराबर, तो हु विल अंडरगो रिडक्शन, वाटर विल अंडरगो रिडक्शन, वाटर रिड्यूस हो जाएगा, दिस Na+ आयन विल रिमेन एज इट इज। यू गॉट माई पॉइंट, दिस Na+ आयन विल रिमेन एज इट इज। समझा आपको मेरा बात। तो मैं आपको अगर ऐसे शॉर्ट में बोलूं तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, अगर मुझे उनको एक्सट्रैक्ट करना है, अगर उनको एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम देयर सॉल्ट, बराबर, तो वो सॉल्ट हैज टू बी इन इट्स मॉल्टन स्टेट। एक्वेस में लूंगा तो नहीं हो पाएगा, एक्वेस में लूंगा तो मेरे पास सोडियम आयन नहीं आएगा, मेरे पास वाटर रिड्यूस हो जाएगा। कैथोड पे अगर मैं आपको बोलूं तो कैथोड पे सोडियम का रिएक्शन नहीं होगा, कैथोड पे वाटर का रिएक्शन होगा, वाटर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। समझा मेरा बात, सोडियम का रिएक्शन नहीं होने वाला है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर हो रहा है पॉइंट। मतलब अगर मुझे सोडियम चाहिए फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड हैज टू बी इन इट्स मॉल्टन स्टेट। सोडियम क्लोराइड एक्वेस में नहीं ले सकते माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ मेरा बात। Second part in electrolytic reduction is from aqueous solution. तो सिंपल से टर्म में अगर मैं आपको समझाऊं, मॉल्टन स्टेट में उन मेटल्स के सॉल्ट को लेना है जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, बराबर, जो मेटल्स को हम हाई रिएक्टिव बोलते हैं, वैसा सोचो, क्योंकि उनका जो SRP होता है ना, जो उनका SRP होता है, बराबर, वो वाटर के कंपेयर में कम होता है। बट व्हाट अबाउट दोज मेटल विच हैव लो रिएक्टिविटी, कॉपर है कि नहीं, कॉपर एक सबसे फेवरेट एग्जांपल है लो रिएक्टिविटी में, बराबर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये ऐसे मेटल हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो एक्वेस सॉल्यूशन में मैं उन्हीं मेटल्स को यूज करूंगा जिनका SRP वैल्यू, बराबर, SRP ऑफ मेटल इज लेस, सॉरी माय मिस्टेक, SRP ऑफ मेटल इज मोर देन SRP ऑफ वाटर, बराबर। पुरानी केस में मैंने क्या समझाया था आपको कि SRP ऑफ वाटर ज्यादा था SRP ऑफ मेटल से, जिसका SRP ज्यादा होगा वो पहले रिड्यूस होगा, ऐसा सोच लो। तो मैं यहां पे ले रहा हूं एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, बराबर। अब यहाँ पे कौन कौन है देखो, कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर आयन इज देयर, सल्फेट आयन इज देयर, डू यू एग्री विद दिस? Aqueous any water is there, water also take part in reduction as well as oxidation. So if I compare SRP of Cu+2 and water, तो मुझे realize हुआ कि SRP of Cu+2 is more than water. तो Cu+2 पहले reduce होगा,
व्हाट डू मीन बाय दिस, मतलब कैथोड पे पहले कौन पहुंचेगा, Cu+2, Cu+2 विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cu। बट ऐसा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के एक्वेस सॉल्यूशन में पॉसिबल नहीं था स्टूडेंट्स, बिकॉज SRP ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इज लेस देन SRP ऑफ वाटर। यू गॉट माई पॉइंट, क्लियर हुआ आपको? तो मुझे ये देख के उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ेगा, बराबर, कि मेटल की SRP वाटर से कम है या ज़्यादा है। अगर मेटल की SRP वाटर से ज़्यादा है, अगर मेटल की SRP वाटर से ज़्यादा है तो मुझे उसका एक्वेस सॉल्यूशन बना के यूज़ करना है, बराबर। एक्वेस सॉल्यूशन बना के मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेल्ट करना ना थोड़ा डिफिकल्ट है कंपेयर टू एक्वेस सॉल्यूशन बनाना। और अगर वाटर की SRP ज़्यादा है तो आपको मॉल्टन स्टेट में ही करना पड़ेगा, तब एक्वेस सॉल्यूशन का ऑप्शन नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। समझ आया मेरा बात? क्लियर हुआ यहाँ तक आपको?